जय हिंद मेरे बच्चों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें दो बातें हमें समझ में आनी चाहिए। पहली बात, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब। दूसरी बात, हमने इसकी क्या जरूरत। अगर हम बात करें इसके मतलब की, तो मतलब तो यहीं से पता चल जाता है इसके नाम से, रूट मीन स्क्वायर। बस करना उल्टा है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करें, उसका मीन लें एक कंप्लीट साइकिल के लिए और फिर उसका अंडर रूट करना। तो यानी करंट के स्क्वायर के मीन का अंडर रूट कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर दूसरी बात कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये ही ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है। अब इससे मतलब क्या कि यही इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है। इसका मतलब ये कि अगर एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट करंट किसी रजिस्टर से फ्लो कराएं और उसी रजिस्टर से सेम मैग्नीट्यूड की आरएमएस वैल्यू वाली ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएं, तो दोनों से रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन विद इन द रजिस्टर सेम रहेगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट करंट किसी रजिस्टर से जिस रेट से हीट प्रोड्यूस करेगी, उसी रेट से उसी मैग्नीट्यूड की आरएमएस वैल्यू वाली ऑल्टरनेटिंग करंट भी हीट प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो यानी 4 एम्पियर की डीसी किसी रजिस्टर से फ्लो कराने पे जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी, उसी रेट से हीट प्रोड्यूस करेगी ऑल्टरनेटिंग करंट भी, अगर उसकी आरएमएस वैल्यू 4 एम्पियर है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू है करंट की विद इन दी सर्किट। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें दो रिजल्ट याद रख लेने हैं। एक तो ये कि साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल 0 है। अब साइन थीटा नहीं, कोस थीटा भी। तो साइन थीटा और कोस थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल 0 है। और अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू आ जाए फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो वो हो जाएगी हाफ। तो इन दोनों रिजल्ट को भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों रिजल्ट को हमें लिखना पड़ जाए तो उनको लिख सकते हैं हम कैसे, मैथमेटिकली लिखेंगे इंटीग्रल साइन थीटा with respect to theta from 0 to 2 pi, sum total of all values of sin theta हो गया for a complete cycle, divided by total number of values, तो इंटीग्रल डी थीटा, क्योंकि एक थीटा के लिए साइन थीटा की एक वैल्यू होगी, फ्रॉम 0 to 2 पाई, और ये वैल्यू आएगी 0 क्योंकि ये ऊपर वाला फैक्टर हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू चाहिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो उसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 to 2 पाई। अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा, और इसकी वैल्यू आएगी हमेशा हाफ, चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे कोस स्क्वायर थीटा हो। तो इन रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली यूज करके भी आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलस में आती है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे एक्चुअली वो हम देख लेते हैं। मान लो मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को निकालूं, तो हमारी एक्सप्रेशन खुद बता रहा है कि आईआरएमएस का मतलब करंट के स्क्वायर के मीन का अंडर रूट। अब करंट के स्क्वायर का मतलब ये उसका मीन और फिर उसका अंडर रूट। अब करंट के स्क्वायर का मीन कैसे निकाला जाए, तो मीन निकालने के लिए करंट के स्क्वायर की सारी वैल्यूज का सम एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो
आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ बदलती है। क्या एक्सप्रेशन होता है? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, तो आई नोट साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। तो आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए कंप्लीट साइकिल, मतलब फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। तो ये तुम्हें दे देगा सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, यानी एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अब आई की एक वैल्यू है एक इंस्टेंट पे, तो कंप्लीट साइकिल में कितने इंस्टेंट्स हैं, यानी हमें मिलेगा कि एक कंप्लीट साइकिल में करंट की टोटल कितनी वैल्यूज होंगी। तो उन्हें कहां लाना पड़ेगा हमें? नीचे। सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यही तो हमें एवरेज देता है। तो इसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टेंट्स, यानी इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 टू t। इंटीग्रेशन का मतलब सम ऑफ ऑल इंस्टेंट्स व्हेन टाइम वेरीज फ्रॉम 0 टू t। इससे मिल जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ करंट, और इससे मिल जाएगा करंट के स्क्वायर की वैल्यूज का सम फॉर ए कंप्लीट साइकिल। और अब हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज आ गया, एवरेज के बाद हमें इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा अंडर रूट, तो इसकी पावर हाफ। अब मैं अगर आई की ये वैल्यू, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी इस एक्सप्रेशन में डालूंगा, तो आई का स्क्वायर यानी आई नोट स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो आई नोट स्क्वायर बाहर आ गया, और मेरे पास बचा इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल 0 टू टी dt, और इसकी रेज टू द पावर हाफ। अब अगर मैं यहां देखूं तो ये जो इतना पार्ट है मेरा, ये इतना पार्ट क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फॉर ए कंप्लीट साइकिल। और एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू मैंने बताई क्या आती है? हाफ। तो इसको याद करके मैं सीधा यहां डाल दूं, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट और आई नोट बाई रूट 2, यही हो जाएगी वैल्यू किसकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की। इसको मैं ऑप्शनल में डाल देता हूं, देखो यही तुम यूज कर सकते हो कि लिख देना कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज हाफ, दैट्स व्हाई आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर इंटू 1/2 रेज टू द पावर हाफ, यानी आई नोट बाई रूट 2 इज आई आर एम एस। तो इस तरह से तुम यहीं पे इसको खत्म कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल तरीका आएगा, वो एक्चुअल तरीका क्या कहता है? आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके दिखाओ। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें लीनियर में बदलना पड़ता है, स्क्वायर से लीनियर में। तो अब स्क्वायर से लीनियर में बदलने का तरीका क्या है? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये कोस स्क्वायर थीटा रहा होता तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का यूज करते हैं हम। अभी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो यहां हमारे पास क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर इंटीग्रल dt हो गया t, लिमिट्स हो जाएंगी इसकी फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। अब बचाइए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम
लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t और इसकी होल पावर हाफ। 1/2 और cos 2 ओमेगा टी बाई 2, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। या सीधा करते हैं, 2 को बाहर ले आते हैं। अभी यहां हमारे पास आएगा आई नोट स्क्वायर बाई कैपिटल टी माइनस 0, और यहां से 1/2 मैं बाहर लेता हूं, तो 1/2 बाहर आ गया, और फिर मेरे पास बचा इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 टू t, यानी 1 इंटू डी टी यानी dt, और साथ में बचा माइनस इंटीग्रल 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt, और इसकी होल रेज टू द पावर हाफ हो गई। अब फिर बात आएगी इस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये cos थीटा होता तो cos थीटा का इंटीग्रेशन सीधा sin थीटा, बट अगर cos a थीटा है तो ये a इंटीग्रेशन के केस में नीचे आ जाता है। तो इसका अगर यहां देखूं तो t के साथ में 2 ओमेगा एज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये इंटीग्रेशन आया आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और इंटीग्रल dt मतलब स्मॉल t लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल T माइनस इंटीग्रल 0 टू t cos 2 ओमेगा t। इसको मैं सीधा भी बोल सकता हूं भाई बच्चों कि ये हो गया एक कंप्लीट साइकिल के लिए cos थीटा की सारी वैल्यूज का सम, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए cos थीटा की सारी वैल्यूज का सम क्या आ जाएगा? 0। जैसे sin थीटा की सारी वैल्यूज का सम एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, तो ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। अदरवाइज आगे बताता हूं, देखो कैसे हो गया है 0। cos 2 ओमेगा टी अगर हम बोलें तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट्स हो गई फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। इस होल की पावर हो गई हाफ। दिस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2t, यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी t माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, और यहां साइन 2 ओमेगा टी में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट। जब मैं अपर लिमिट पुट करता हूं तो साइन 2 ओमेगा को लिख देता हूं 2 पाई बाई कैपिटल टी, और इसमें स्मॉल टी के बजाय डाल देता हूं अपर लिमिट यानी कैपिटल टी, माइनस अब टी के बजाय डालता हूं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट डालते ही 2 ओमेगा इंटू 0, तो साइन 0 ही हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं साइन 0। और अब यहां हम देखें तो इसकी होल पावर हाफ भी करनी है हमने। साइन 0 भी 0 है, और यहां t से t कैंसिल हुआ, साइन 4 पाई, 0 में 2 पाई ऐड करो तो वापस 0 पे, फिर 2 पाई ऐड करो यानी 4 पाई, तब फिर से 0 पे, तो इसका मतलब साइन 4 पाई भी साइन 0 ही है। अगर साइन 0 ही है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ओमेगा हो गया 0, और हमारे पास बचा आई नोट स्क्वायर बाई 2t मल्टीप्लाइड बाई ये t रेज टू द पावर हाफ। अब यहां से टी टी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई √2। जैसे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की निकाली, वैसे ही वैल्यू निकाल सकते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिखें तो ईआरएमएस हो जाएगी ई नोट बाई √2। वोल्टेज की लिखें तो वीआरएमएस हो जाएगी वी नोट बाई √2। अगर हम इस √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो √2 इंटू √2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2,
ऊपर होगा √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाई 2। तो 1.414 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.707 V0। तो इसका मतलब चाहे वोल्टेज हो, चाहे ईएमएफ हो, चाहे करंट हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल होगी 71% ऑफ पीक वैल्यू के। तो लगभग 71% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज और ईएमएफ विल गिव अस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है।